and welcome to class 8. So today we will start with our new topic, that is Anglo-Marathas War. हमने पिछली वॉर जो पढ़ी थी वो थी एंग्लो मैसूर वॉर, जो हैदर अली से स्टार्ट होती है ब्रिटिश कंपनी के साथ, और उसको कंटिन्यू करते हैं टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की बीच में डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान कंटिन्यू करते हुए जब फोर्थ वॉर तक पहुंचते हैं तो फाइनली उनको शॉट कर दिया जाता है. ही वॉज शॉट एंड किल्ड एंड फ्यू पार्ट वॉज गिवन टू निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड किंगडम वॉज हैंडेड ओवर टू वुडियार्स डायनेस्टी, जो एक बहुत ही ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी थी. तो जब ब्रिटिश यहाँ से जीत जाती है वॉर, जैसे जैसे वो वॉर जीतती जाती थी वो आगे बढ़ती थी. अब उसकी नज़र किस पर पड़ती है? मराठास पर पड़ती है. अब मराठास पर जब पड़ती है तो अब मराठास पर क्यों पड़ती है? उसका रीज़न ये था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से जब रिकवर हुए मराठास, यानी मराठा जब हार गए थे 1761 में, तो वहाँ से ये सब डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें स्टेट्स में जा कर के ये रूल करने लगते हैं. तो इनके जो मेन चीफ थे, लेट अस डिस्कस, जो चार इनके मेन चीफ थे वो थे होलकार, गायकवाड़, भोसले और फोर्थ हो गया आपका सिंधिया. और ये सब लोग जो थे एक पेशवा के अंडर में सारा वर्क किया करते थे. पेशवा मतलब होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर. इसका मतलब ये हो गया कि जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मिलिट्री और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के वो हेड है पेशवा जो है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ द हाउ इट वॉर बिगिंस. एक्चुअली ये जो चीफ थे ना, इनके बीच में इंटरनल डिफरेंसेस थे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत और बक्सर में थे. जैसे वहाँ पर मीर जाफ़र मिल गया था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, क्योंकि उसको नवाब बनना था. किसकी प्लेस पर? सिराजुद्दौला को. सेम वॉर्स यहाँ पर हुई हैं. अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए होते तो ब्रिटिश हमारे इंडिया में इतनी इजीली अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाती. अगर ये सब एक होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करते, एक दूसरे के अगेंस्ट ना होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट करते, तो ये इस तरीके से एम्पायर क्रिएट कभी नहीं कर पाती, अपना इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाती. तो ये एग्जैक्ट रीज़न इसका ये है कि ये इंटरनल डिफरेंसेस थे स्टार्टिंग से. So British took advantage of these differences to interfere in their internal affairs. अब ब्रिटिश ने इसका पूरा एडवांटेज भी उठाया और उसी तरीके से वॉर होती है इंग्लिश के साथ, जैसे कि मैंने आपको एंग्लो का मीनिंग पहले भी बता चुकी हूँ. तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट करते हैं. 1772 में माधव राव, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, माधव राव जो पेशवा थे, जब उनकी डेथ होती है तो उनकी प्लेस पर उनके ब्रदर को यानी नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है मराठास का. रीज़न ये था कि जो माधव राव थे ही हैड नो सक्सेसर ऑफ हिज ब्लड, यानी उनका कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए उनके ब्रदर को वहाँ पर बैठाया जाता है. बाद में नारायण राव को किल कर दिया जाता है. ही वॉज असैसिनेटेड बाय रघुनाथ राव. रघुनाथ राव को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके क्योंकि रघुनाथ राव बहुत टाइम से लीड कर रहे थे मराठास को, तो उनको लगता है कि उनको बनना चाहिए था. और रीज़न ये था उनको ना बनाने का, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत के एंड होने तक क्या हुआ था, ये ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गए थे. तो फिर इसलिए उनको हमने उन लोगों ने पेशवा नहीं बनाया. तो अब रघुनाथ राव क्या करते हैं, मारने से पहले ये EEIC के साथ क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, और जिसका मराठास अपोज कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक वॉर होती है और उस वॉर में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो 1782 में हुई है. और बाद में ये म्यूचुअली क्या कर लेते हैं, रेस्टिट्यूटेड ईच अदर्स टेरिटरीज एंड रघुनाथ राय वो इंस्टॉल एज पेशवा. बाद में रघुनाथ राय को क्या कर दिया जाता है, एज अ पेशवा इंस्टॉल कर दिया जाता है. रेस्टिट्यूटेड का मतलब यहाँ पे होता है गिव बैक, स्पेशली कुछ वापस कर देना, उनकी टेरिटरी सारी वापस मिल जाती है उनको. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर रघुनाथ राव EEIC के साथ नहीं मिले होते, क्योंकि ये लोग ये सोचते थे कि ये लोग सेल्फिश थे एक्चुअली में, ये सब अपने बारे में सोच रहे थे, बट इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम अपना जो पावर है वो एक इंग्लिश पर्सन को दे रहे हैं, एक दूसरी कंट्री के पर्सन को दे रहे हैं. तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर ख़त्म होती है. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कब से कब तक हुई, 1803 से 1805 के बीच में हुई.
Peshwa Bajirao II, the son of Raghunath Rao, lived under the shadow of his father. He was hated by the Maratha chiefs and regarded a traitor. एक्चुअली जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे ना, ये रघुनाथ राव के ही बेटे थे और उन्हीं की शैडो में रहते थे. तो जब कोई पर्सन किसी की शैडो में रहता है तो हम उसको उसी की तरह कंसीडर करने लगते हैं कि ही मस्ट बी लाइक दैट. तो सेम वे में पेशवा बाजीराव सेकंड को भी ऐसे ही जो मराठा चीफ्स थे वो ऐसे ट्रीट करते थे और उसे ट्रेटर के शेप में रूप में देखते थे. ट्रेटर का मतलब हुआ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू हिज कंट्री, फ्रेंड्स और एटसेट्रा. मतलब जो पर्सन लॉयल नहीं है अपने देश के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कंट्री के लिए. तो होता क्या है, 1803 से 1805 के बीच में जो वॉर हुई थी, अब टीपू सुल्तान को हराने के बाद ना, मैं बार बार ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वॉर्स दोनों आपस में कनेक्टेड है. आप ये मत सोचना कि मैम बार बार ऐसा क्यों कर रही हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड. 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के बाद ना, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन राइवल था वो बचा था मराठास. और मराठास के बाद बच जाएंगे सिख, जो हम बाद में पढ़ेंगे, एंग्लो सिख वॉर पढ़ेंगे. बट अभी हम पढ़ रहे हैं एंग्लो मराठास वॉर, क्योंकि मराठास जो थे ये सेंट्रल इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट पावर थी इनकी, और इनको डिफ़ीट कराना ब्रिटिश के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था. अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में तो ब्रिटिशर्स हार गए थे, और सेकंड एंग्लो मराठास वॉर में ये जो आप चीफ थे ना, ये आपस में ही क्वारल्स करने लगे. इनके इंटरनल डिफरेंसेस आ गए थे बहुत से मराठास आपस में जब लड़ने लगे तो इसकी वजह से मराठास वीक पड़ गए. और ये सब इसका एडवांटेज कौन उठाने जा रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठा ही रही थी. एडवांटेज पहले से उठा रही थी, अब और उठाने वाली थी. तो होता क्या है, 1802 में बैटल ऑफ पूना हुई थी, जिसमें यशवंत राव होलकर से पेशवा बाजीराव क्या हो जाते हैं? डिफ़ीट हो जाते हैं. जो कहाँ के रूलर थे? इंदौर के रूलर थे. और ये पेशवा कहाँ फ्लैड हो जाते हैं, कहाँ भाग जाते हैं? ब्रिटिश के पास चले जाते हैं और ब्रिटिश से प्रोटेक्शन की बात करते हैं. तो ब्रिटिश भी कम नहीं है ना, वो अपना बेनिफिट पहले देखती है. तो ब्रिटिश यहाँ पर एक ट्रीटी साइन कराती जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बेसिन. तो इस ट्रीटी में क्या कहती है ब्रिटिश कि आपके यहाँ ब्रिटिश फोर्स की एक पार्ट रहेगा हमारा, और उसके खर्चे के लिए आप 26 लाख पूरे साल भर में खर्चा दोगे हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी आर्मी के लिए. साथ में अपनी टेरिटरी का जो कुछ एरिया है वो भी आपको देना होगा. इसके साथ एक कंडीशन और भी दे दी कि आप दूसरे स्टेट से रिलेशन नहीं रखेंगे, EEIC के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे. इसमें सारा क्लियर है बिल्कुल. ये सीडेड टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सब्सिडियरी फोर्स एंड अग्रीड टू कोऑपरेट विद नो पावर. अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये मिल जाते हैं फिर से ब्रिटिश के साथ मिल जाता है तो सामने आते हैं लोग. द सिंधियास एंड भोसलेस वर ऑल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. अब यहाँ पे जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, बैटल होती है, तो सिंधियास और भोसले हार जाते हैं. और अगेन यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश के साथ में, सिंधिया की, और जो नागपुर के आपके भोसले थे. और ब्रिटिश यहाँ पर कटक की मास्टर बन जाती है, और यहाँ से गंगा यमुना दोआब और दिल्ली आगरा रीजन, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में आ जाता है? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है. तो यहाँ से ख़त्म होती है हमारी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इट टुक प्लेस इन 1817 to 1819 एंड दिस वॉर क्रश्ड मराठा पावर. इस वॉर ने मराठा पावर को पूरी तरीके से क्रश करके रख दिया. उसका रीज़न ये था कि जो पेशवा बाजीराव थे ये ब्रिटिशर से डिफ़ीट हो गए थे, एंड ही वॉज फोर्स टू फ्ली, बट ही वॉज कैप्चर्ड बाय कंपनी, एंड कंपनी टुक हिम इन अ स्मॉल स्टेट with a pension and most of the territory was annexed to the Bombay presidency. क्या करती है ब्रिटिश? इसको कैप्चर कर लेती है पेशवा बाजीराव को, और उनको कहाँ रख लेती है? एक स्मॉल स्टेट जो बिथूर एक जगह थी कानपुर के पास, वहाँ पे रख लेती है. और हर साल उनको कितनी पेंशन देने पर अग्री होती है कि 8 लाख रुपए हम आपको हर साल पेंशन देंगे, बट अब आपका यहाँ पर कोई भी पावर ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट. सो यहाँ पर पेशवा बाजीराव हार चुके हैं. एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मराठा के लास्ट पेशवा भी थे. इस बैटल के बाद, इस वॉर के बाद कंपनी की जीत हुई थी, एंड आफ्टर दिस कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरीज ऑफ साउथ ऑफ द विंध्य.